हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुलाम्स लॉ। देखिए कुलाम्स लॉ के बारे में है क्या, डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप लॉजिक समझिए इस चीज का, क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट समझना मेन होता है। देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस वन इज Q2। ठीक है, अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो फोर्स होती क्या है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। आपको पता है अगर ये अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगी, लाइक सेम चार्जेस है या निगेटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्सिव होगी। दोनों चीजों दोनों केसेस में दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड अनदर वन थिंग इज, चलिए चार्जेस पे कैसी हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगी, ये फोर्स वीक होती जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या बोला गया है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो बताइए, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो अब देखिए इस क्वांटिटीज को आप कैसे लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। सिंपली क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखिए डेफिनेशंस को, कुलाम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सबसे पहली चीज हमने क्या बताई थी, ये फोर्स बेसिकली क्या डिफाइन करेगी, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन को डिफाइन करेगी। और किस तरीके से करेगी, टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कि पहला पॉइंट क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरा पॉइंट क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए ये k क्या है, कांस्टेंट तो हमने बोल दिया, लेकिन इस k की वैल्यू होती है, दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम -2। ये कांस्टेंट है, आपको हर एक न्यूमेरिकल्स जो भी आप सॉल्व करोगे सब में क्या है, सेम वैल्यूज ही आपको पुट करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कुछ भी डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे। अब चलिए इसके बाद देखिए, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन या वैसे नहीं लिया है, ये होगी मैग्नीट्यूड की बात। चलिए इसके बाद डिफाइन करते हैं 1 कूलम को, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर डिफाइन करेंगे हम 1 कूलम को। आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए 1 कूलम क्या है। देखिए बच्चों 1 कूलम की डेफिनेशन एक बार एग्जाम में आ चुकी है, तो ये काफी मेन है। देखिए समझिए, सिंपली एफ लीजिए आप, क्या था, K Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे, पहले लॉजिक समझिए। देखिए 1 कूलम कब होगा, ये 1 कूलम होगा कब, आप समझिएगा। डिस्टेंस हम लेते हैं इनके बीच में, सपोज 1 मीटर, डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, 1 मीटर। और इन चार्जेस को क्या लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी इक्वल चार्जेस, सॉरी इक्वल का मीनिंग क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब हो गया होगा, कोई नहीं। देखिए सेम चार्जेस लेंगे तो रिपल्सिव होगी, अपोजिट चार्जेस लेंगे तो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, और इक्वल में भी पता है कितना लेना है, दिस Q1 इक्वल टू Q2, मैग्नीट्यूड सेम लेना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक 1 कूलम का हो, एक 5 कूलम का हो, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल टू 1 कूलम। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम वाली बात रहेगी, ये सिंपल। ये क्या होगा, 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, चलिए मीटर पे कोई दिक्कत नहीं लग। तो ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो अब 1 कूलम को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, 1 कूलम डिफाइन द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज amount of charge when
when charges apart 1 meter each other and experience a repulsive or attractive force is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. So the बस सिंपली बस नहीं मीनिंग 1 कूलम डिफाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, लेकिन कब ये 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज कब होगा, ये 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज जब होगा जब डिस्टेंस कितना भी इनके बीच का कितना हो 1 मीटर हो, और ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करे, ये न्यूटन है बच्चों, ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगर इतनी फोर्स एक्सपीरियंस होती है तो हमने जो चार्जेस रखे हैं वहां पे, ठीक है 1 मीटर अपार्ट के जो चार्जेस रखे हैं, अपार्ट मतलब दूर एक दूसरे से, तो समझ लीजिए वो क्या होगा आपका 1 कूलम को डिफाइन करेगा। क्लियर हो गया होगा ये, तो इसे नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों वीडियो को आप क्या करा करो, पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो। देखिए अब एक सिंपल टर्मिनोलॉजी समझना, कैसे, अब हम एफ नहीं लिख रहे, एफ नॉट लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, एक चीज और बतानी थी आपको। चलिए एफ नॉट ही लिख रहे हैं, एफ वेक्टर्स नहीं ले रहे बच्चों, अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट का मतलब आप ये समझ लीजिए फोर्स इन फ्री स्पेस और एयर, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं आपके, सपोज यहीं पे बनाते हैं दोबारा से, Q1 एंड Q2, ठीक है, किसमें पुट है, एयर में या फिर वैक्यूम, दोनों के लिए सेम ले सकते हो, लेकिन रियलिटी में ये सेम नहीं होता है, माइनर डिफरेंस रहता है, ठीक है। आपको भी पता है एयर और वैक्यूम में क्या डिफरेंस होगा, एयर में चार्ज पार्टिकल्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, लेकिन वैक्यूम का मतलब क्या होता है, नो पार्टिकल, कुछ भी ऑक्युपाइड ना हो। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम, तो क्या लिखेंगे, मैंने लिखा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, लेकिन इसे और देखिए ओपन करके लिखा जा सकता है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या प्रोनाउंस कर लेते हैं हम इसे, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये जो हमने एप्सिलॉन नॉट कहा ये है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में यहां पे आप ले सकते हो जनरली एयर या फिर वैक्यूम, रियलिटी में वैक्यूम रहता है लेकिन आप एयर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होती है, सबसे पहले आपको ये बताया था ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये K के बराबर होता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बताया था आपको। और एक चीज और बताई थी, इस K की डायमेंशंस क्या होती है, हमने सॉरी यूनिट्स क्या होती है, तो K की यूनिट्स क्या बताई थी, K के लिए लिखा था हमने 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब देखिए इसकी यूनिट वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12। K और एप्सिलॉन नॉट क्या है, डायरेक्टली कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट नहीं बोल दिया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो यूनिट्स होंगी सेम रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, साइंस अपोजिट हो जाएंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट की। ये बात थी हमारी किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, फ्री स्पेस। अब जरा समझिए, अगर हम मीडियम में फोर्स निकाल रहे हैं, ये मीडियम मतलब समझ रहे बच्चों आप, मान लीजिए जो पहले एयर था अब हमने वाटर ले लिया, चार्जेस सेम है Q1 Q2, डिस्टेंस भी इनके बीच का सेम है R, लेकिन हम मीडियम क्या ले लिया, हमने वाटर ले लिया। आप कोई और फ्लूइड ले सकते हो, सॉलिड मीडियम लीजिए, लिक्विड मीडियम लीजिए, एयर मीडियम को चेंज करिए, व्हाटएवर जो आपकी चॉइस। तो M4 क्या दिखा रहा है आपका, मीडियम, नॉट क्या दिखा रहा था, फ्री स्पेस, तो ये सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, अब आ जाएगा M4 हो गया मीडियम के लिए,
तो ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर मीडियम होता है तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह से। सपोज इसको इक्वेशन मानिए फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लीजिए आप सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट मानने से या इक्वेशन सेकंड मानने से होगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं है, बस हम इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी तो बच्चों सेम है बिल्कुल, तो इसको इससे डिवाइड करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 पाई 4 पाई बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई आर या फिर के। देखिए ये के अलग था, याद रखना, ये कांस्टेंट वाला के था, ये के अलग है। ये के क्या है, ई आर या फिर के, इसका सिंपल मीनिंग होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको जनरली क्या कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कह देते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना इसके को या ई आर को, ये अलग चीज है। ये के आपका कांस्टेंट वाला के है, तो इस के को इस के से रिलेट मत करिएगा। इससे जनरली वर्ड ये लिखा आता है, लेकिन कुछ बुक्स में के भी लिख देते हैं। तो जरा यहां से देखिए, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, एप्सिलॉन गलत बोल दिया, फोर्स इन स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट यानी कि ई आर, ये लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। तो देखिए रिलेटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपकी दो डेफिनेशंस आई हैं। क्या डेफिनेशंस आई, पहला, चार्जेस अगर फ्री स्पेस में होते हैं डिवाइडेड बाय कर दीजिए मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बनी। दूसरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक एम बताया था हमने आपको, नहीं बताया, ओहो वेरी गुड, हाँ एप्सिलॉन एम भी बताते हैं। ये क्या है, जैसे वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है आपका, चलिए वाटर में है, इसे बोलोगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे हम इसे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों हम ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जनरली आपके फर्स्ट चैप्टर में दो डेफिनेशन आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, सेकंड चैप्टर में फिर आपकी दो डेफिनेशन आएंगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी आती हैं। तो बेसिकली इसकी 6 डेफिनेशन हो जाती हैं, 5-6 डेफिनेशन होती हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। और एग्जाम में बहुत चांसेस हो जाते हैं कभी कभी आपसे एक साथ पूछ लिया जाए। अब देखिए एक साथ क्या पूछा जाए, सभी को ये याद होता है, दो स्टार्टिंग के डेफिनेशन पता होते हैं। देखो डेफिनेशन याद नहीं करनी है, फॉर्मूला है आपको याद रखने है, लॉजिक कैसा हुआ है। अब क्योंकि इसमें भी यूज है, ये चलिए क्लियर। अब जरा इसी इक्वेशन को देखिएगा, फाइनली इसी इक्वेशन को बच्चों एफ एम लिखा हमने इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम नहीं लिख रहे। जरा यहां से बताइए, सिर्फ इसको देखिए, मतलब एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये रिलेटिव है, ये चीज क्लियर होगी। तो बताइए फिर क्या रहा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बताइए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, बस इसमें यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसमें भी है, इसमें यहाँ नहीं है, क्या ई आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो बताइए सारा कुछ सेम है और इस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कुछ समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि जो फोर्स अगर एयर में लग रही है, अगर उसी सेम चार्जेस को हम लिक्विड या किसी दूसरे मीडियम में पुट करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहले फोर्स अगर आपकी 5 न्यूटन लग रही है तो अब क्या होगा, फोर्स रहेगी आपकी 5 न्यूटन से कम। ये है इसका कंसेप्ट, क्योंकि ई आर से क्या हो गया डिवाइड, और दिस ई आर इज अ डाइलेक्ट्रिक, हो थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फ्री मीडियम नहीं, फ्री का तो अलग था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये काफी मेन टॉपिक है और इसके बिहाफ पे काफी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जल्दी से नोट करिए सर। देखो बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो
अब हम आगे आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे ही पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन कूलम्ब्स लॉ किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्मेट। अब देखिए वेक्टर फॉर्मेट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों आती है, लेकिन सबसे इजी है। चलिए वेक्टर फॉर्म किसी कूलम्ब्स लॉ। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, ये काफी मेन समझने वाली चीज है और इसको समझिए। सबसे पहले तो आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें बताएंगे, तो प्लीज साथ के साथ नोट कर लीजिए, मतलब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। सपोज ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके लिए, ये चार्ज है Q, ये चार्ज है आपका Q, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन, ये है पोजीशन Q1 की R1 तक, ये है पोजीशन R2। देखिए Q1 क्या है? एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, सपोज सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। R1 क्या है? पोजीशन ऑफ Q1, R2 क्या है? पोजीशन ऑफ Q2। अब बताइए इसमें फोर्स लग रही है, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगी? इस तरफ लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस दूर जाएंगे, तो ये जो फोर्स लगेगी इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चलिए साथ के साथ लिखते जाते हैं। R1 क्या था आपका? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। R2 क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, ठीक है। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q। उसी अकॉर्डिंग F21 क्या होगा? इसे समझिए, F21 इस तरह से फोर्स लगेगी, F21 ये क्या होगा? फोर्स ऑन ऑफ लिख दिया, ऑन लिख दिया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q। यानी कि मतलब क्या है? अगर हम बच्चों F12 लिख रहे हैं तो यानी कि फोर्स किस पे लग रही है? Q1 चार्ज पार्टिकल पे, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। और हम F21 लिख रहे हैं तो फोर्स किस पे लग रही है आपकी? 2 चार्ज पार्टिकल पे, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। चलिए ये चीज समझ में आएगा। अब एक और चीज समझिए, सिंपली फोर्स का फॉर्मूला ध्यान से देखना क्या था? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, यही था। अब देखिए वेक्टर फॉर्मेट में करते ही क्या होगा? ये दिस इज 1 2 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमने वेक्टर, एक आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ा तो समझिए, तो यहाँ पे कुछ लिखते जाएंगे, साथ के साथ वो रफ भी करते जाएंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये होता है यूनिट वेक्टर। R क्या? यूनिट वेक्टर होता क्या है? R का वेक्टर डिवाइडेड बाई R का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर की खासियत होती है, क्या खासियत होती है? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड होता है इसका 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब सिंपली 1 कह सकते हो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लाई 1 का होगा मैग्नीट्यूड में, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगी। और डायरेक्शन मिलते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? आर कैप। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये आर कैप के लिए क्यों सबसे बड़ी बात है? जरा ये बताइए डिस्टेंस क्या होगा? ये यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये और याद रखिए मैग्नीट्यूड में रहता है, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन तो ये बताएगा, ये सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड में। लेकिन चलिए आप ये बताइए कौन सा वाला डिस्टेंस होगा? ये R1 वाला होगा R2? बिल्कुल नहीं।
आपको पता है 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता था जिसे हम क्या कहते थे, आर। इसे क्या कहते थे हम, आर। ठीक है, अब एक खास चीज, फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं, 1 पे। उससे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। कंसेप्ट क्या है उसे समझो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है 11th क्लास में और 12th क्लास में रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट दी गई है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12th क्लास में गलत लिखा है, या कि 12th क्लास के एनसीईआरटी में गलत लिखा है, कि 11th क्लास के एनसीईआरटी में गलत है। सही दोनों है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में स्पेसिफाई कर दिया है, कैसे, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। 11th क्लास के एनसीईआरटी में 2 to 1 स्पेसिफाई करा। दोनों चीजें सही हैं, बस आप स्पेसिफाई करो। जैसे कि मान लीजिए ये आपके लिए R1 था, ठीक है, ये आपके लिए R2, ये आपके पोजीशन वेक्टर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दो। और सपोज मैं जा रहा हूँ कहां से किस तरफ, इधर से इधर, तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको पोजीशन में से माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको क्या नाम दे रहे हैं, ये कहां से जा रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 से 2 की तरफ, ठीक है, 1 से कहां जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। ये चीज क्लियर होगी। अब बताइए हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये चीज समझ में आई है। अब अगर एक और चीज समझिए, सेम भी है, ये R1 है आपका, ये आपके लिए R2 है। अब हम जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इस तरफ। तो ये 1 था, ये 2 था, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, R1 की तरफ, ठीक है, ठीक है, सॉरी, कहां से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, किसकी तरफ, 1 की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे, इतना तो याद रखिएगा, फाइनल क्या है, आंसर जो फाइनल एनसीईआरटी में 11th में लिखा है, जो 12th में लिखा है, वो सेम है। रिप्रेजेंटेशन चेंज करिए। जैसे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ, तो ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही होती है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। हम 2 की तरफ जा रहे हैं तो R2 माइनस R1, हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो R1 माइनस R2। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये कैसे आ गया, ये कैसे नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आती है सिर्फ इस चीज पे। ये लिखा हुआ था, पता है कैसे, ये लिखा हुआ है इस तरह का आपका 11th क्लास में। 12th क्लास में इस चीज को क्या लिख दिया है एनसीईआरटी ने, 2-1 लिख दिया है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं। 11th क्लास में वो ये पढ़ते हैं, 12th क्लास में ये पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी ने साफ स्पेसिफाई कर दिया, ये लिखा भी सके लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, तो स्पेसिफाई कर दिया, तो बिल्कुल सही। मीनिंग क्या है, 12th क्लास में एनसीईआरटी ने इसकी जगह क्या लिख दिया, R12 लिख दिया। देखिए ये सेम लिखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। मैं आपको बार बार इस टॉपिक को क्लोज इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक समझिए, ये बिल्कुल सेम है। लेकिन 11th क्लास में एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये लिखती है, 12th क्लास में एनसीईआरटी लिखती है, अब तो कौन से चैप्टर में लिखती है, क्या कर रही है उसको बताइए, ग्रेविटेशन चैप्टर 11th क्लास में। उसमें जो पोजीशन आती थी, ग्रेविटेशन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी कूलम्ब फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों चीजें सही हैं, बस आपको अच्छी तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप इसको ले रहे हो, इसको ले रहे हो, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। एनसीईआरटी में लिखा वैसे ये है, लेकिन बोला क्या है, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। तो कुछ बुक्स में बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन होगी, कुछ बुक्स में ये रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन ये वाली रिप्रेजेंटेशन सब में सही होगी। अगर ये चेंज हो जाती तो समझ लो फिर तो कुछ मिसप्रिंटिंग है, कुछ गड़बड़ है। ये दोनों में सेम होनी है। तो चलिए अब आपको ये तो पता लग गया, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे अभी हम। अभी बात करेंगे सिर्फ इसके लिए, 1-2 के लिए। तो देखिए 1-2 के लिए बात करेंगे, 1-2 के लिए यानी कैसे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इसको भी बताइए, ये तो सिंपल डिस्टेंस, ऐसे जा रहे हैं। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो कहां से जा रहे हैं, R2 से जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, R1 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हम लिखेंगे यहाँ 1-2, क्या लिखेंगे, 1-2। चलिए थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, फोर्स 1-2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होना था और R कैप होना था। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, 2 तो जाएगा, तो 2 से कहां जा रहा है, 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ। फाइनल तो ये क्या लिखा मैंने, 2-1, यहाँ क्या लिखा मैंने, 2, वो अलग बात है मैग्नीट्यूड, ये भी क्या लिखा, 2-1। आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, बस क्या स्पेसिफाई कर दीजिए, लीडिंग फ्रॉम Q2 Q1, Q2 Q1,
यानी कि हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। अब बिल्कुल सही है, आप इसको मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझिए, इसको आप चाहे तो 1 2 लिख दीजिए, लेकिन स्पेसिफाई यही करिएगा कि 2 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं, तो कोई गलती नहीं है। और ये आपको पता है 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये चीज समझ आ गई होगी आपको। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, F12 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21। ये तो मैग्नीट्यूड ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन बस वो लिखा दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये यहाँ पे बच्चों 21 लिख दिया है, तो यहाँ भी क्या होगा 21 होगा, यहाँ भी क्या होगा 21 होगा। तो ये क्या हो गया R वेक्टर 21 डिवाइडेड बाई क्या होगा मैग्नीट्यूड R का कितना होगा 2। यानी कि हमने यूनिट वेक्टर की क्या वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखिए थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा रफ यानी कि कहां से कहां तक, इसी को रफ कर देते हैं बच्चों, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब देखिए फिर लिखा हमने F12 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये तो सेम है, तो क्या हो गया R वेक्टर 21 Q मैग्नीट्यूड है, और R21 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 R 1 माइनस 2। ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जरा बताइए इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, ध्यान से देखिए इसी का मैग्नीट्यूड, चलिए यहाँ लिखते हैं R21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सिंपली R ही तो होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा। ये वेक्टर लगाने से क्या पता लगा था आपको, 2 से जा रहा है 1 की तरफ बस, लेकिन ये है तो इतना ही, इसको क्या लिख सकते हो सिंपली R लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसी को 1 2 दूसरे फेजेस में लिखना चाहते हो, ओके Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का Q, R2 माइनस R1 माइनस R, तो ये कंसेप्ट था। तो देखिए आपकी फोर्स निकल गई कौन से चार्ज पार्टिकल पे, 1 पे, किसकी वजह से 2 की वजह से। अब बात करेंगे 2 पे 1 की वजह से, तो देखिए यही कंसेप्ट यूज होगा, फिर से एंड लगा दीजिएगा K Q1 Q2 हटा दीजिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R लिखोगे, R कैप लिखोगे। अब देखिए सॉरी अब कैसे लिखोगे, 2 1 है, 2 1 का मतलब ये वाली चीज है। तो बताइए चार्ज पार्टिकल वहां पे दूर जा रहा है, तो कहां से दूर जाने की कोशिश कर रहा है 1 से, तो कैसे आएंगे आप, इस तरफ आएंगे हम, और इस तरफ आएंगे, कहां से आ रहे हैं R1 से आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं R2 की तरफ आ रहे हैं, R1 से आ रहे हैं और किसकी तरफ आ रहे हैं R2 की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 2 1 2 और ये मैग्नीट्यूड इसको। अब आपको थोड़ी सी भी डाउट होता है, ये तो आपको ध्यान तो हो गया, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप 1 2 को स्पेसिफाई कर दीजिएगा। क्या स्पेसिफाई कर दीजिएगा, लीडिंग फ्रॉम R1 या Q1, बात वही है, क्योंकि Q1 का मतलब यहाँ पे R1 ही है, पोजीशन है, तो आप R1 भी लिख सकते हो, R1 to R2, ये ज्यादा बेटर है, जो हमने पहले Q1 Q2 लिख दिया, ये ज्यादा बेटर है 1 से 2 की तरफ, क्योंकि पोजीशंस की बात है, 1 से आ रहे हैं 2 की तरफ। अब बताइए 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं, तो R1 2 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, R2 माइनस R1, क्योंकि ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ये समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ एक और जो आपने 11th क्लास में मोशन इन प्लेन में पढ़ा था, तो ये कोई बात नहीं भी पढ़ा होगा, क्योंकि 11th क्लास में ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए K Q1 Q2 क्या लिख देंगे हम इसकी जगह R2 माइनस R1 वेक्टर, डिवाइड में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इजी में लिखते हैं, पहले इसी को लिखते हैं R12 स्क्वायर यूनिट है, R वेक्टर क्या है, ये 1 2, R का मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी के बाद क्या लिखा हमने,
1 इक्वल टू, अब इसको लॉक कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों सेम है तो क्या हो गया R12 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 2 माइनस 1 R2 माइनस R1। अब बहुत ध्यान से समझेगा बच्चों, क्योंकि देखो ये टॉपिक में है, मैंने आपको हर एक पॉइंट क्लेरिफाई करके बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्पेस की थोड़ी सी हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखिए R12 अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड लूं तो बताइए क्या मैं राइट से लेफ्ट जाऊं या लेफ्ट से राइट आऊं, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम F21 K Q1 Q2, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिए माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया R वेक्टर माइनस R2 क्यों या भी बताते हैं, और डिवाइड में क्या था R का क्यूब। तो आप इसको देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेम होगी, बस क्या डिफरेंस होगा माइनस के साइन का। तो ये माइनस के साइन का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये माइनस के साइन कहाँ लिख दें, कहाँ लिखें, चलिए कहाँ लिखें, ये माइनस के साइन यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि पहले पे लगने वाली फोर्स दूसरे के बराबर है मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी, एक राइट जा रहा है तो एक लेफ्ट जाएगा, चाहे आप सेम चार्जेस रखो अपोजिट चार्जेस रखो, लेकिन मैग्नीट्यूड उन चार्जेस का इक्वल रहना चाहिए, ऐसा जब भी होगा पॉसिबल नहीं, आप डिफरेंट भी रखोगे तब भी पॉसिबल है, क्योंकि Q1 Q2 दोनों भी होंगे। ये चीज क्लियर होगी, तो बताइए क्या क्लेरिफाई को और क्या स्पेसिफाई करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में क्या रहेगी आपकी अपोजिट रहेगी। ये हो गया बच्चों आपका, आप देखिए बस डरने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में ये बता दीजिएगा हम कहां से कहां जा रहे हैं, रीडिंग फ्रॉम 1 to 2 इतना याद रखिए। अगर यहाँ पे आप बच्चों 2 1 भी लिखते हो तो वो भी सही होगा, लेकिन आपको बताना है रीडिंग फ्रॉम 1 to 2, और याद रखिए ये चीज हमेशा जिस तरफ जाएंगे उसी में से माइनस करेंगे। अगर हम R1 की तरफ देखिए, यहाँ पे किसकी तरफ जा रहे हैं, हाँ सॉरी क्या लिख दिया, हाँ 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो R1 माइनस R2, यहाँ पे किसकी तरफ आ रहे हैं 2 की तरफ, तो R2 माइनस R1 होगा यही। आप ये रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ये बहुत मेन टॉपिक है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके न्यूमेरिकल्स और ज्यादा मेन है, वो क्लासेस में नोट करिए।